स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन में। दमदार क्वेश्चन होंगे और नोट करते जाइएगा जिन क्वेश्चन को हम बताते जाएं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर भी करिएगा। आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ गया है। चलिए, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। पहले का जवाब देना है और आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी, कह रहे तांबे का प्रयोग हुआ था। तो बिल्कुल जवाब सही है। याद रखिए, वैदिक कार्य जो आपके थे उनमें से यहाँ पर आपके तांबे का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर किया गया था। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी को आता होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। देखो, क्रम से आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं आश्रम होते हैं, ये आपके 4 होते हैं जिनको क्रम के अनुसार आपको बताना है कौन सा आश्रम आपका पहले आएगा। तो सबसे पहले 25 साल की उम्र तक आपका ब्रह्मचर्य होता है, इसके बाद गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ, फिर आपका संन्यास। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है जिसका जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट बन जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर बुलाई थी। यहां पर बताइएगा कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति सभा कहां बुलाई थी। चलिए, यहां पर देख सकते हैं 251 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में ही यहां पर आपका जवाब आ रहा है ए। याद रखिए, पाटलिपुत्र का जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो जाएगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। चलिए, यहां पर देख सकते हैं अकबर या जहांगीर। जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर जहांगीर के दरबार में आपको याद होगा कि विलियम हॉकिंस है ना, और इसने ही जहांगीर के सूरत में आपके 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो ये बताइए, जो आपका वैदिक युग है अर्थात कौन सा, तो आपके प्राचीन वैदिक युग की जो सभ्यता है उसके बारे में जो सूचना मिलती है वो कहां पर मिलेगी। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 10 मंडल है और आपके 1028 क्या है, तो आपकी सूक्तियां हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके एग्जाम में 100% है, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाने हैं और इनको क्रम के अनुसार से बताइए कि कौन सा क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो दांडी यात्रा आई थी है ना, दांडी यात्रा हुआ, ये कब हुआ था, तो आपके 1930 में। लेकिन अगर आपसे पूछे 1930 में कब, तो डेट आपको बताना पड़ेगा 6 अप्रैल को। ठीक है, कब, तो आपको 6 अप्रैल को। इसके बाद अगर पूछे साइमन कमीशन, तो ये आपका आया था 1927 में। कब? 1927 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 में। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, है ना। डेट पूछे तो आपको 5 मार्च बताना है। पूना समझौता जो हुआ ये हुआ था आपके कब, तो आपके 1932 में, 26 सितंबर 1932 में। ये आपका 1932 है। अभी आप बताइए कौन सा यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। तो देखिएगा, अब आपको आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और आपका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन आपके 100% नहीं 110% बनना है कि यहां से बनना ही बनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने गढ़ा। वेरी एमपी क्वेश्चन आपके सामने दिया है। बताइएगा कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो गढ़ा था किसने दिया था। चलिए, यहां पर देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए और बताइएगा, यहाँ पर चौधरी रहमत अली जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, जिसका जवाब डी आ रहा है चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं चौधरी रहमत अली, इन्होंने यहाँ पर इस शब्द को गढ़ा था जो कि 1933 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये भी आपका एमपी, इसको भी नोट करिए, संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि यहाँ पर 1916 में क्या, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम एक दूसरे के निकट आ गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। अगर लखनऊ की बात करते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी आपकी अध्यक्षता किया था और इसी में आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग या और यहाँ पर कांग्रेस आपस में मिल गए थे, है ना, नरम दल और गरम दल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। चलिए 9 का जवाब देना है, थोड़ा सोचिए और समझिए, इसके बाद ही जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 9 का जवाब, जो 9 नंबर है, तो देखो यहाँ पर दिया चंपारण में। चंपारण में देखो गए थे, है ना, गए थे कि नहीं गए थे, गए थे, तो ये तो होगा नहीं। असहयोग आंदोलन में कहीं ना कहीं इन्होंने भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जो बहावी आंदोलन है, कौन बहावी आंदोलन है, इसका इनसे कोई रिलेटेड कोई इनसे संबंध नहीं है, क्योंकि बहावी आंदोलन की बात करते हैं तो यहां पर कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का बरेलवी आपका आंदोलन था, सैयद अहमद ने। ठीक है सर, सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। तो चलिए, हमने बताया है कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, जो कि आपके गांधी जी के द्वारा तो क्वेश्चन बनना ही है, तो आप सभी को पता है। तो चलिए बताइएगा, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था।
चलिए जवाब आ रहा है यहां पर आपका बी, आपके गांधी जी और अंबेडकर के बीच, जो कि एक ऐतिहासिक माना जाता है, एक समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि अलंकेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अलंकेश्वर और आपके कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, ये कहां पर पड़ते हैं, ये कहां पर है? तो अलंकेश्वर से याद रखिएगा आपके गुजरात में। कहां पर? तो आपके गुजरात में है अलंकेश्वर, भड़ौच जिले में स्थित आपका है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और कलोल कहां पड़ता है? तो कलोल भी आपका वहीं पर है, अहमदाबाद के, गुजरात के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? तो चलिए वन आच्छादन यहां पर बात करते हैं, तो आपको पता है कि चारों तरफ से वन आपके जहां पर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में समस्त भूमि का 23% भाग इसी के पास आपका है। ठीक है, जो कि आपके वन है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? यहां पर 13 का ऑप्शन लॉक करना है। याद रखिए, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मतलब भूमध्यवर्ती क्षेत्र में क्या होती है? गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वाष्प बनता है, और वाष्प के बाद क्या होता है कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में एक संवहनी वर्षा होती है। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर आपको हो जाएगा, इसे संवहनी वर्षा कहा जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? जल क्रिया का परिणाम नहीं है, तो पहला आपसे दिया गया हिमलुबी, जिसे हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। दूसरा दिया है कि प्रति हिमलुबी, ये आपका होता है स्टेलेग्माइट। दूसरा, तीसरा दिया है चोर द्वार छिद्र, इसे सिंकोल कहते हैं। और डी दिया है दंतुर तट, जिसे बोलते हैं फियोर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो फियोर्ड है ना, ये क्या है? एक हिमानीकृत पट्टी है ना, मतलब कह सकते हैं भूमि के अंदर की बात नहीं है, ये भूमि के बाहर एक कह सकते हैं हिमानीकृत पट्टी है। कौन? जो आपका फियोर्ड का तट है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। वैसे होता तो हम लोग जवाब न दे पाते हैं, लेकिन फियोर्ड जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक हिमानीकृत आपकी पट्टी है ना, और घाटियों के नाम से भी जाना जाता है, फियोर्ड हिमानीकृत घाटी के नाम से जाना जाता है। इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? वेरी वेरी एमपी है, यहाँ से रिलेटेड जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए याद रखिएगा, महाबलेश्वर, चेरापूंजी और आपका ऊटकमंडलम या मासिनराम। तो देख सकते हैं सबसे आर्द्र कहां पर होगा? जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो आपके मेघालय में कहां पर? तो आपके मासिनराम में होता है। तो ऑप्शन डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? यहां पर जो बारिश होती है 11,767 मिलीमीटर दर्ज की गई है मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्थव्यवस्था में, जो कि काफी दमदार क्वेश्चन दिए गए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो चलिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपके 1980 में। अब ये बताइएगा कि 1980 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो देखिए 1980 के समय जो आपकी थी छठी पंचवर्षीय योजना, कहां पर है? ऑप्शन डी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। वैसे जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, इसका जो कह सकते हैं ग्राफ बन गया था वो आपके 1978 में। कब? 1978 में। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना समय पहले ही खत्म हो गई थी, समय रहते खत्म हो गई। 1 साल पहले खत्म होने वाली पंचवर्षीय योजना है 5वीं वाली, इसलिए आपके 1980 में लागू किया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो चलिए बताइएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए? तो आर्थिक सुधार से जुड़े हुए अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पीवी नरसिम्हन सरकार थी, अर्थात 1990 में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो उदारवादी, जिसके अंतर्गत जो प्रतिबंध होते हैं उन पर कम भी किए गए, और प्रकार की यहाँ पर कह सकते हैं स्वतंत्रता भी मिली थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो देख सकते हैं कि आपको बताया गया होगा कि महारत्न कंपनियां होती हैं, कुछ आपकी रत्न कंपनी होंगी। तो ये देखिए, इनको जो इनका टर्नओवर होता है ना, टर्नओवर मतलब होता है कितना ये पैसा कह सकते हैं साल में इनका टर्नओवर कितना होता है। कुल मिला के देखा जाए तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर होता है कि कितना ये लोग एक साल में कितना टर्नओवर दे पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों किस आधार पर? तो ऑप्शन ए नंबर, ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो चलिए, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है, जो कि संभावित है एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिए, योजना अवकाश घोषित किया गया, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात किया गया था?
चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन आ रहा है सी। यहाँ पर देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आपको शुरू किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको पता है 61 से आपकी 65 चली और 66 से लेके आपके 69 तक ये आपका 3 ईयर का अवकाश आपका हो गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रियल इस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। तो चलिए यहाँ पर दिया है रियल इस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है। रियल अगर बात करते हैं, रियल इस्टेट है क्या, मतलब जैसे क्या होता है, परिवहन, जैसे पर्यटन, है ना, ये जो शब्द होते हैं, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, इनको हम रियल इस्टेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि बैंकिंग जो करती है वो सेवा देती है हम लोगों को, क्या सेवा देती है, तो सेवा देती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बोलेंगे ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि रियल इस्टेट किसे कहते हैं, रियल इस्टेट किसे कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र में जो बैंकिंग सेवा है, आपकी परिवहन सेवा है, पर्यटन सेवा है, इसे हम लोग रियल इस्टेट बोलते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये बताइएगा, नागरिकता का प्रावधान जो किया गया है आपके आर्टिकल, जो कि आपके 5 से लेके 11 तक आपके हैं, आर्टिकल 5 से लेके 11 ये नागरिकता है। अगर बात करते हैं भाग की, तो भाग हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा, जो कि पूछा गया है यहाँ पर भाग, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इतना पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और एक शब्द होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 1955 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए 22 नंबर में सोचिए, समझिए और इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये जो आपका मौलिक अधिकार है, कौन, स्वतंत्रता के अधिकार। यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत जो निरोधक अधिनियम है, केवल संशय के आधार पर ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये शब्द जो मिलेगा वो आर्टिकल नंबर आपको 22 में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एक ऐसे निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को अनेक प्रकार से संरक्षण देता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर रहे। आपके सामने क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। चलिए 24 को ऑप्शन लॉक करना है और जल्दी से जवाब दीजिएगा। विधान परिषद की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, 30 वर्ष होता है, क्या 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए या बनने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि विधान परिषद को फिर से पुनः यहाँ पर बनाने का निर्णय किया है, तो आपकी पश्चिम बंगाल है, जो कि विधान परिषद को पुनः बनने के लिए यहाँ पर कह सकते निर्णय लिया है ना। तो ये पॉइंट भी आपको करंट अफेयर में याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। आपको बताना है कि ये जो अध्यादेश रह सकता है वो आपका क्या रह सकता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर याद रखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 6 माह, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह होता है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कैसे करता है, पहले 6 माह के लिए लागू करता है, और अगर आपका सिस्टम सही काबू नहीं कर पाए तो फिर ये 6 माह फिर से कर देता है। फिर भी कवर नहीं आया तो फिर 6 माह करता है, 6 माह करता है, 6 माह करता है, 6 माह करता है, कुल मिला कितना, 3 साल ये आपका होता है, 3 साल, ठीक है। लेकिन 6 माह ही पहले किया जाएगा, इसके बाद दोबारा फिर पारित होगा, फिर इसके बाद दोबारा पारित होगा, ऐसे ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पर 3 साल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले 6 माह ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है समान विज्ञान का, और आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है। चलिए बताइएगा कि हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है 26 नंबर में। याद रखिए सबसे पहले बात ये पता होना चाहिए कि हाथी के कुल दांत कितने होते हैं। तो हम लोगों के दांत तो सिंपल सी बात है कि 32 होते हैं, ठीक है। लेकिन हाथी के दांत 2 आपको बाहर दिखाई देते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो कुल दांत होते हैं 26 दांत होते हैं, ठीक है। हाथी में कुल कितने 26 दांत होते हैं, जिनमें से 12 अस्थायी होते हैं अग्रचवर्णक में, और 12 होते हैं चवर्णक, तथा 2 जो होते हैं कृंतक होते हैं। क्या ये जो 2 होते हैं वो कृंतक होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जो आपका जवाब बनेगा सी हो जाएगा। इन्हें द्वितीयक दंत कहा जाता है। क्या इन्हें द्वितीयक दंत कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो चलिए बताइएगा कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट की अगर उपस्थिति की जानकारी करना है तो किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर परीक्षण क्या हो जाएगा, एक परीक्षण होता है बोरिक्स बीड परीक्षण। क्या बोरिक्स बीड परीक्षण कहा जाता है, और इसके बारे में सबसे पहली जानकारी दिया था बर्जीलियस ने। किसने, बर्जीलियस ने दिया था 1812 में सबसे पहले जानकारी इसके बारे में दिया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो छड़ें, एक तांबे की है और दूसरी इस्पात की छड़ है ना। देखिए पर समझिएगा, कह रहा है दो छड़ें हैं, इस छड़े में एक तांबे की है और दूसरी इस्पात या स्टील की है ना। इन छड़ों को पानी में डुबाने पर समान उत्प्लावता का अनुभव होता है, मतलब जैसे हम लोग डुबाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो उछाल है ऊपर वो बराबर है। तो कह रहा है तो दोनों में क्या कह सकते हैं, उठाव का अनुभव करता है, तो दोनों में क्या रखती है, मतलब दोनों में जो समानता होगी किस प्रकार की। यहां पर देखो भार कह सकते हैं समान भार, तो भाई देखो तांबा और स्टील में परिवर्तन होता है, भार कह नहीं सकते हैं, डेंसिटी भी नहीं कह सकते, घनत्व भी नहीं कहेंगे, द्रव्यमान भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उछाल ऊपर को आ रहा है इसका मतलब है कि इसका जो आयतन था वो आपका समान है, तो ये बराबर ऊपर को उछाल कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको बता दें, अब भी नहीं समझ में आया तो हम आपको बताते हैं। जैसे आपके घर पे कोई बाल्टी हो, ठीक है, कोई बाल्टी हो या कोई बड़ा टब हो, उसमें क्या करिए कि समान क्षेत्रफल का कोई भी चीज उसमें डुबोइए, चाहे उसमें से आप बाल्टी डुबोइए चाहे गिलास डुबोइए, लेकिन वो ऊपर को ओर भागेगा, है ना। तो वो आयतन के आधार पर ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या गलत दिया गया है। तो थोड़ा समझिएगा, ऐसे आंसर मत दीजिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा तभी इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, जो लोग पहली बार जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला पॉइंट, यह सौर सेल का अन्य नाम है। बिल्कुल सही है, जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ये सौर सेल का अन्य नाम है, पहला पॉइंट तो सही दिया गया है। इन्हें इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये भी सही दिया गया है। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भंडारित किया सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकाश आएगा तभी तो विद्युत बन पाएगी ना। अब तीसरा जो चौथा दिया है कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये बताइए, जो सौर ऊर्जा होता है क्या पहले विद्युत मिलती है, क्या विद्युत नहीं मिलती है, पहले यहां पर मिलती है प्रकाश ऊर्जा, इसके बाद वो कन्वर्ट होता है विद्युत में। तो ऑप्शन डी नंबर यहां पर आपका गलत हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, 30 का जवाब देना है 30 नंबर में। प्रोटीन क्या होते हैं, तो चलिए यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन जल्दी से दीजिए जवाब। यहाँ पर याद रखिए नंबर पॉलीपेप्टाइड होते हैं, क्या प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। याद रखिए प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से मिलकर होता है, ठीक है, और अमीनो अम्ल एक दूसरे से क्या होते हैं, पेप्टाइड द्वारा बंधे होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना। पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है ना। यही गलती होती है एग्जाम में, है ना। क्या होता है, जल्दी से गोला हमने रंग दिया और गलती हो गई, लेकिन यहाँ पर पक्षी दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है। अब ये बताइए कि 36 में ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए। देखिए पक्षी का पर्यायवाची अंडज होता है, पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, पक्षी का पर्यायवाची नवचर होता है, लेकिन यहाँ पर पंकज नहीं होता है। आप सभी को पता होगा पंकज ये होता है कमल का, किसका होता है, तो कमल का होता है। तो आपका जवाब क्या हो गया, ये नंबर आपका ये हो जाएगा, पक्षी का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। अब यहाँ पर भी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर नदी को हम लोग बोलते हैं निर्झरी, नदी को बोलते हैं तटनी, नदी को बोलते हैं सरिता, लेकिन वारी नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, वारी नहीं होता है। याद रखिए वार होता है पानी का, किसका होता है, तो आपके पानी का होता है, इस कारण से ये नंबर बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक शब्द आपको बताइएगा। अगर आप अपने जीवन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो याद रखिए वो समझो क्या है आपका, तो ये होता है क्या, आत्मकथा होती है, इसे बोलते हैं आत्मकथा बोलते हैं। ऑप्शन डी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प आपको चुनना है। तो चलिए यहाँ पर खिलौने शब्द को तोड़ना है और इसके बाद निकालिए कि इसका जो मूल शब्द क्या होगा, इसका जो आपका प्रत्यय है वो क्या बन जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही दे सकते हैं। मतलब आप लोगों ने तैयारी बहुत धुआंधार कर दिया है। ऑप्शन भी आ रहे हैं सभी के, याद रखिएगा खिलौने में सबसे पहले शब्द निकलेगा खेल और साथ में निकलेगा औना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, खिलौना बन गया। इस प्रकार से मूल शब्द है खेल और औना जो आपका है इसका प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि घी के दिए जलाना, और घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है भाई, खुशी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। जैसे भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने भी घी के दीपक जलाए थे, क्यों, खुशी की वजह से। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा बी, खुशी मनाना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समसामयिक यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन है और देखते हैं करंट अफेयर के कितने अच्छे क्वेश्चन आपके दिए हैं। कि निम्न में से किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो 51 का ऑप्शन यहाँ पर राइट करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बनेगा डी, ये आपका है दूर संचार विभाग, ठीक है ना। किस विभाग के सचिव हैं, तो आपके दूर संचार विभाग के सचिव हैं। इन्होंने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया है, अर्थात पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये दूर संचार विभाग के हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? चलिए सही जवाब देना है। यहां पर जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि अब तक आपके 6000 रेलवे स्टेशनों पर, कितने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा यहां पर हो चुकी है और इसकी शुरुआत की गई थी 2016 से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 800 मीटर। कितना? तो आपके 800 मीटर आपका जवाब यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। 800 मीटर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और इधर कर्नाटक, 3 राज्यों में नए नए जिले बनाए गए हैं। इनको हमने बताया था, तो इनको नोट भी कर लीजिएगा। तीनों राज्यों के जिलों को याद कर लीजिए ना, नई बात में गलती हो जाएगी तो कहोगे सर हमने तो एक ही पढ़ा था, तो हमने बता दिया है। याद रखिए, आपको याद आएगा अमरिंदर सिंह से। याद रखिए कि पंजाब के हैं, कहाँ के हैं? पंजाब के सीएम हैं। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये कौन सा है? तो आपका 23वां जिला है, जो आपका मलेरकोटला है, ये इनका 23वां जिला है, नोट करिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अगला दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वोमेन सीटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ में बिकी है? समझ सकते हैं कि एक पेंटिंग की वैल्यू क्या हो सकती है, इस एक पेंटिंग की वैल्यू कितनी है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर 1932, ठीक है ना। इस वर्ष बनाई गई थी, तो आपके 1932 में बनाई गई थी और इसकी वैल्यू इस समय कितनी है? तो आपके 754 करोड़ में ये पेंटिंग बिकी है, जो कि आपकी पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग है, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है ना। कुल मिला के देखा जाए $90 मिलियन लगाई गई थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ के थे? तो आपके स्पेनिश कलाकार थे, ठीक है। ये स्पेनिश कलाकार थे अर्थात चित्रकार थे। जो पाब्लो पिकासो हैं ये स्पेनिश के थे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जीके में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? ये भी आपका युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर श्योर है कि बनेगा। तो 56 का ऑप्शन ये हो जाएगा अरब सागर में। याद रखिए, अरब सागर में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसेना ने यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ऑप्शन ये हो जाएगा अरब सागर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन और दिया गया है कह आपसे कि जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्राही अंतरिक्ष यान है? तो चलिए बताइएगा कि जुपिटर जो आईसी मून एक्सप्लोरर है ये कहाँ का है, कौन सी एजेंसी का अंतरिक्ष यान है? यहाँ पर 57 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? चलिए 58 का ऑप्शन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 137 साल, कितने? 137 साल बाद FA कप के फाइनल में यहाँ पर चेल्सी को यहाँ पर 0-1 से हराकर एक खिताब जीत लिया है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए कह आपसे कि निम्न में से किस मीडिया ग्रुप की पर्सन इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है? तो चलिए बताइएगा, ये जो आपकी इंदु जैन है ये किस मीडिया ग्रुप से संबंधित थी? चलिए 59 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इंदु जैन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। इनका 84 साल की उम्र में यहाँ पर कह सकते हैं कि निधन हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके अगले क्वेश्चन दिया है कि विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चलिए यहाँ पर 60 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर, याद रखिए पहले स्थान पर है। मतलब विश्व में टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में जो भारत की स्थान मिला है वो आपका पहला स्थान है। याद रखिए पहला स्थान है, ठीक है ना। और वहीं पर देखा जाए तो आपका चीन का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। अमेरिका का 9वां स्थान है और जापान का है 7वां स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सामान्य जागरूकता, कह रहा है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? चलिए 61 जवाब देना है। तो देखिए स्टार्टिंग कब से हुई थी?
सबसे पहली बात आती है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी आपकी 1901 से हुई थी। कब? 1901 से हुई थी। याद कैसे रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 1, है ना, और आपको यहाँ पर नो बॉल मतलब क्या होता है, जब एक उंगली उठा देते हैं, जब अंपायर एक उंगली उठाता है तो इसका मतलब होता है ना बॉल, नो बॉल दी गई है, तो इसे याद रखेगा 1901, ठीक है ना। तो नो बॉल हो गई, 1901 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसका जवाब जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी। आपके खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट आपका होता है कि यहाँ पर जो 1968 में स्वीडिश बैंक में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन आपके 1968 में आपके अर्थशास्त्र से स्टार्टिंग भी कर दी गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए यहां पर देखिए पहला पॉइंट दिया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके द्वारा है, तो भैया सत्य शब्द की बात करता है तो आपके यहां पर महात्मा गांधी हो जाएगा। याद रखिएगा ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके हैं, तो आपकी महात्मा गांधी की है, तो पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। वहीं पर एक आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, ये आपके जवाहरलाल नेहरू की है, लेकिन ये किसकी है, तो आपकी गांधी जी की है, नोट करिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग होती है, कितनी होती है। आप सभी को पता होगा कि वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज लगभग आपका 21% होता है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? नाइट्रोजन जो होता है 78.08% आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ठीक से सुमेलित नहीं है। हमने यहाँ पर आपको दिया था क्या, एक स्पेशल डोज दिया था जिसमें से स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद आया होगा कि जो हम मॉडल पेपर में पढ़ा रहे हैं वही स्पेशल डोज में हम आपको पढ़ा देते हैं। स्पेशल डोज में हमने आपको पढ़ाया था, तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो साक्षी मलिक है ये आपकी कुश्ती से हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। कृष्णा पूनिया का संबंध है महिला डिस्क थ्रो से है, ये भी सही दिया है। योगेश्वर दत्त जो कि देख सकते हैं मुक्केबाज दिया गया है, तो आपको ऑप्शन सी नंबर गलत दिया है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा योगेश्वर दत्त क्या है, एक पहलवान है। क्या है भाई? एक पहलवान है, तो इस कारण से आपका सी नंबर गलत हो गया। वहीं पर जो अनीसा सैयद है ये आपकी महिला के 25 मीटर पिस्टल से संबंधित है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, जो लोग अभी भी स्पेशल डोज नहीं देखते हैं या अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल डोज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए उपभोक्ता दिवस, चलिए दिवस के रूप में देखा जाए तो हमने इसको भी सॉल्व कराया है, तो उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं इसे नोट करिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर 15 मार्च, और 15 मार्च कहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये उपभोक्ता दिवस दिया है, लेकिन एक पॉइंट और आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता अगर आपको लगा देता है तो वो 24 दिसंबर को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय अगर अब लगा देता है तो वो 24 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, 66 को ऑप्शन देना है। और हमने आपको बताया था कि सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू में है, जो कि काठमांडू कहां पड़ता है, आपके नेपाल में पड़ता है ना। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, है ना, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर सदस्य की बात करते हैं तो इसमें से 8 सदस्य हैं जो कि भारत के 9 पड़ोसी देश थे, और एक पड़ोसी देश मतलब एक हमारा हो गया भारत, तो 10 हो गए। 10 में से चीन और जो आपका कह सकते हैं म्यांमार है ये इसमें से शामिल नहीं है। कौन? चीन और म्यांमार शामिल नहीं है। अदर यहाँ पर 7 पड़ोसी देश और आपके कह सकते हैं आपका भारत, कुल मिला के 8 इनमें से हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो चलिए बताइएगा, अगर आपको इकोसिस्टम को सही रखना है, संतुलन बनाए रखना है, तो बताइएगा कि किस प्रकार से होगा, किसके द्वारा होगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखो पहला दिया है वनमूलन, ठीक है, संवर्धित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, कीटनाशी और पीकड़नाशी का प्रयोग, जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो देखिए ऑप्शन इसका जो डी नंबर है, कौन सा, ऑप्शन डी नंबर, इसमें सब कुछ शब्द यहाँ पर बोल दिया गया इनडायरेक्ट तरीके से। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन मतलब क्या हो चाहिए, जीव जगत पेड़ पौधे ये एक संतुलन में होना चाहिए। अगर संतुलन है तो परिस्थिति तंत्र आपका बना रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे, अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म भी बनाई गई थी। तो चलिए बताइएगा कि इस फिल्म के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा इस पुस्तक के लेखक 68 नंबर में डी हो जाएगा। याद रखिए फातिमा मीर है, कौन, तो आपकी फातिमा मीर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स और मनी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर दो पुस्तकें मतलब कह सकते हैं पुस्तक दी गई है कौन, तो आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट और मनी पुस्तक, इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन है, तो जे एम कीन्स है। कौन है, जे एम कीन्स है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यूएसए का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है। चलिए लॉक करिएगा। हमने स्पेशल डोज में आप सभी को इस क्वेश्चन को बताया भी है, और स्पेशल डोज अगर आपने नहीं देखा है तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि स्पेशल डोज की आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर देखते रहिएगा। तो चलिए आपका 70 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। अमेरिका का जो आपका है ये खेल है आपका बेसबॉल, बेसबॉल है ना, और इसमें 9 प्लेयर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं, अगली क्लास जो कि आपको दी गई है लिंक पर क्लिक करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।